नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन डीएनए और मैं हूं आपके साथ रीमा प्रसाद। देश में चुनावी समर की शुरुआत हो चुका है। राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ हथियार खोल दिए हैं। साम दाम दंड भेद की नीति चरम पर है। मकसद एक ही है, चुनाव जीतना, सत्ता में आना। चुनावी तपिश से जुड़े हर एक पहलू से रूबरू कराने के लिए आपके लिए खास पेशकश लेकर आए हैं हम। तो आइए करते हैं दिन भर की तमाम सियासी खबरों का विश्लेषण और पड़ताल इलेक्शन डीएनए में। ये वक्त का दस्तूर है, ये मोदी जैसे धुरंधरों को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर सकता है। नहीं तो एक वक्त था जबकि उनकी गोवर्धन जड़फिया से लगभग कट्टी थी। वक्त बदला तो दोस्ती के दस्तूर बदले। मोदी ने उन्हें बुलाकर यूपी में सह प्रभारी का दायित्व सौंप दिया, जिम्मेदारी दे दी। गोवर्धन ने मोदी से दो टूक कहा, आप मेरा स्वभाव जानते हैं, मैं किसी की सुनता नहीं, सुना देता हूं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप रमन के अनुसार सूत्रों की माने तो मोदी ने अपने इस पुराने मित्र से कहा, आपको फ्री हैंड दे रहा हूं, आप सीधे मुझे रिपोर्ट करना। बात बन गई। सबसे पहले गोवर्धन ने अपना दल को साथ लिया। यूपी निगमों में उनके लोगों को एडजस्ट कर नाराज अनुप्रिया पटेल को 2 सीटों पर मना दिया। मिर्जापुर में अनुप्रिया को अपने लिए दिक्कत लग रही है तो वो फतेहपुर से चुनाव लड़ना चाहती थी, पर यहां बात नहीं बनी। सुना यह भी है कि अब संजय जोशी से भी मोदी के रिश्ते मधुर हो गए हैं। संजय पिछले 1 महीने गुजरात में हैं और वहां बीजेपी को जिताने की कवायद में लगे हैं। पर राम माधव से मोदी अब भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर नाराज हैं तो उन्हें अब ठंडे बस्ते में रखा गया। चुनाव की भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां क्या कुछ तब्दीलियां हुई है। तो यूपी में बीजेपी जीत का नया रोड मैप तैयार करने में जुटी है। विश्वस्त खबरों पर यकीन किया जाए तो यूपी में बीजेपी जीत का नया रोड मैप तैयार करने में जुटी है और यकीन करें तो तकरीबन 40 निवर्तमान बीजेपी सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं, तो कई राज्यसभा वालों को लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। मोदी शाह के दुलारे पीयूष गोयल को राजेंद्र अग्रवाल की जगह मेरठ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। ये भी अंदर खाने से खबरें निकल कर आ रही है क्योंकि वहां वैश्य वोटर निर्णायक हैं। यूपी में बीजेपी जीत का नया रोडमैप तैयार करने में जुटी हुई है, जिसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीयूष गोयल को चुनाव लड़ाया जा सकता है और अहम भूमिका में कौन है, निर्णायक की भूमिका में कौन सी जाती है, ये भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। जेपी नड्डा को लेकर शांता कुमार ने एक तरह से तलवार निकाल रखी है। जेपी नड्डा हिमाचल के कांगड़ा से चुनाव लड़ना चाहते थे, पर उनसे कहा गया है कि वे यूपी में बीजेपी को मजबूत बनाने के प्रयासों में जुटे हैं क्योंकि मोदी शांता कुमार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। तो ये तो हिमाचल के कुछ दिग्गज चेहरों की बात हो गई, लेकिन अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित 3 सदस्यीय कमेटी के प्रारूप से संघ की भवें तन चुकी है। सूत्रों की माने तो संघ के सूत्रधारों को ऐसा लगता है कि अयोध्या मामले की मध्यस्थता में अपनी भूमिका सुनिश्चित करवाने के लिए शीर्षे के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाया गया है और अंतरराष्ट्रीय सर्किट में अपने ऊंचे रसूख का इस्तेमाल कर शीर्षे ने अपने लिए ये पटकथा लिखवाई है। संघ को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि मध्यस्थता के तमाम ऐसे प्रयास केवल मंदिर निर्माण की मियाद को आगे ले जाने की कवायद भर है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। संघ को इस बात का बखूबी इल्म है कि मोदी चाहते थे कि इस मुद्दे पर पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का फैसला आ जाए, नहीं तो मोदी के लिए भी ये एक आखिरी विकल्प है कि इस मुद्दे पर भी संसद में कानून बनाने की पहल करें। सूत्रों की माने तो वैसे भी अयोध्या में मंदिर निर्माण का उपक्रम दिन रात चल रहा है। मंदिर में जो पत्थर लगाए जाने हैं बाकायदा उन्हें पेंट द्वारा नंबर डालकर चिन्हित किया जा चुका है। नक्शा तो पहले से तैयार है, यानी देश का जनमत चाहिए जो बोले संघ और उसके अनुषांगिक संगठन मंदिर वहीं बनाकर मानेंगे। तो मंदिर को लेकर क्या विवाद है इसके बारे में तो हमने आपको अपडेट किया, लेकिन अब एक सरकारी दावे पर जरा गौर फरमाइए। जी हां, सरकारी दावे पर गौर फरमाइए। सरकारी दावे के मुताबिक अगस्त 2018 तक 5 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए थे। फिर अगस्त से 1 जनवरी 2019 के बीच 1 करोड़ और गैस कनेक्शन बांटे गए। फिर से केंद्र सरकार का दावा सामने आया कि जनवरी 2019 से लेकर इसी वर्तमान वर्ष मध्य मार्च तक 1 करोड़ और गैस कनेक्शन दिए गए हैं। यानी इस दावे को अगर आप ठीक से खंगालेंगे तो आपको इस बात का इल्म होगा, इस बात की जानकारी होगी कि सरकार की ओर से हर एक सेकंड में 2 लोगों को गैस कनेक्शन बांटे जा रहे हैं। दावा अद्भुत है,
हैरान करने वाला है। इससे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जरूर जगह मिलनी चाहिए। तो ये गैस कनेक्शन को लेकर जो दावा है उसके बारे में हमने आपको अपडेट किया, क्योंकि चुनावी माहौल है और जाहिर सी बात है कि हर चुनाव प्रचार के दौरान इस बात को बखूबी आम पब्लिक तक पहुंचाने की कवायद होगी, क्योंकि गैस कनेक्शन से हजारों लाखों की तादाद में महिलाओं को, करोड़ों की तादाद में महिलाओं को फायदा पहुंचा है। इसके अलावा कुछ और जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं जो कि चुनावी जानकारी है। आयकर विभाग की ओर से बड़े बिजनेस हाउस को फोन जा रहे हैं कि वे मार्च का महीना खत्म होने से पहले एडवांस टैक्स जमा करवा दें, वो भी जितना बनता है उससे कहीं ज्यादा। 15 दिन बाद रिफंड का वादा है। सूत्रों की माने तो ये सारा उपक्रम मोदी वाणी को एक बेहतर आयाम देने के लिए है। आयकर विभाग की ओर से बड़े बिजनेस हाउस को फोन जा रहे हैं कि वे मार्च का महीना खत्म होने से पहले एडवांस टैक्स जमा करवा दें, वो भी जितना बनता है उससे कहीं ज्यादा। 15 दिन बाद रिफंड का वादा है। सूत्रों की माने तो ये सारा उपक्रम मोदी वाणी को एक बेहतर आयाम देने के लिए है, क्योंकि पीएम ने अपने उद्गार में 50,000 करोड़ की डायरेक्ट टैक्स की पावती की बात कही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि दरअसल डायरेक्ट टैक्स के मद में अब तक 35 से 37 करोड़ रुपए ही आ पाए हैं, इसलिए ये सारी कवायद चल रही है। तो ये टैक्स को लेकर जो कुछ बातें हैं वो हम आपको अपडेट कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप रमन के अनुसार 2019 के आम चुनाव के संदर्भ में संघ की ओर से सुरेश सोनी और कृष्ण गोपाल को कमान सौंप दी गई है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। वहीं दक्षिण भारत का जिम्मा दत्तात्रेय बोले को सुपुर्द किया गया है। लेकिन संघ प्रमुख भागवत ने ग्वालियर की वार्षिक सभा में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से दो टूक कह दिया था कि चुनाव में बीजेपी का पूरी तरह से संघ पर निर्भर होना ना तो पार्टी के लिए अच्छा है और ना ही संगठन के लिए। वैसे 2014 में मोदी को पीएम बनाने के लिए संघ कार्यकर्ता ने अपना सब कुछ झोंक दिया था, अपना 100% दिया था। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए अब बीजेपी और उसको संगठन को काम करने का मौका देना चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से चुनाव में जुटना चाहिए। इसीलिए अब दबी जुबान से कहा जा रहा है कि संघ इस दफा के चुनाव में बस अपना 60% योगदान ही दे पाएगा। और ये हम महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे कि संघ का 60% कैसे योगदान रहने वाला है और संघ की अहम भूमिका रहती है हर चुनाव में, और चुनाव दर चुनाव ये भूमिका बदलती भी रहती है। नए समीकरण आते हैं, नई रणनीति आती है। इस बार क्या कुछ चल रहा है अंदर खाने, ये हमने आपको अपडेट किया। तो 60% हस्तक्षेप संघ की ओर से सुरेश सोनी और कृष्ण गोपाल को कमान सौंपी गई है। ये दो महत्वपूर्ण नाम है जिन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। दक्षिण भारत का जिम्मा जिस चेहरे को दिया गया है उनके बारे में भी हम आपको ब्रीफ कर रहे हैं। तो संघ की भूमिका राज्यवार रही है। जो संघ के लोग हैं उससे जुड़े हुए, उसकी विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो भी अलग अलग तरीके से जुट जाते हैं जब भी चुनाव होता है तब। और लोकसभा का चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि माहौल बदला है, लेकिन संघ की जो बड़ी भूमिका है, जो महत्वपूर्ण चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो हम आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। अगली खबर की बात कर लेते हैं। पिछले कुछ दिनों में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर वहां के प्रमुख विपक्षी नेता जगन मोहन रेड्डी के सम्मान में 3 बार डिनर दे चुके हैं। जी हां, केसीआर ने जगन मोहन को राजकीय अतिथि का दर्जा भी दिया। उनकी खूब सरकारी आवाभगत की गई। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि इस चुनाव में जगन को धन बल से मदद देने की भी बात हुई है। कुछ ना कुछ अंदर खाने डीलिंग हुई है और यही वजह है कि इस तरीके से उनकी आवाभगत की जा रही है। तो सबके पीछे केसीआर की मंशा क्या है, जगन ये समय रहते ही बूझ गए हैं कि उन्हें केसीआर को डेप्यूटी पीएम बनाने में मदद करनी है। क्या ये संभव है? संभव नहीं भी हो, लेकिन केसीआर अपने तरफ से लगातार कवायद कर रहे हैं और यही वजह है कि राजकीय अतिथि का दर्जा तक मिल चुका है। खूब आवाभगत की जा रही है। उसके बाद डिनर डिप्लोमेसी के जरिए उनको साधने की कवायद हो रही है। लेकिन क्या इसका फायदा केसीआर को मिलने वाला है? क्योंकि केसीआर न सिर्फ दिल्ली बल्कि पश्चिम बंगाल तक का दौरा करते हैं, सबको एकजुट करने की कोशिश करते हैं, सबको एक मंच पर लाने की कोशिश करते हैं, कवायद करते हैं। ये आपको हमने कई दफा दिखाया है। और अब दक्षिण की ही राजनीति में जो चेहरे हैं उनको भी एक जगह लाने की कवायद में है और यही वजह है कि बार बार जगन मोहन को अपने खेमे में लाने की कवायद में जुटे हुए हैं और खूब आवाभगत उनकी की जा रही है। एक बार फिर से लौटेंगे और विश्व हिंदू परिषद की बात करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि राम मंदिर 2025 तक पूरा होगा। ये मुद्दा पुराना और ताकतवर है, लेकिन चुनावी नहीं है। 4 महीने बाद फिर से मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया जाएगा।
उन्होंने मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण का हवाला देते हुए कहा कि अब कांग्रेस को भी हिंदुओं की याद आई है। साथ ही कहा कि देश के कई हिस्सों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। इस मौके पर आलोक कुमार से खास बातचीत की संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान ने ये बातचीत पहले सुनी, उसके बाद अगला विश्लेषण। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी ये जयपुर प्रवास पर हैं और विश्व हिंदू परिषद के अधिवेशन में यहाँ आए हुए हैं। खासतौर पर आज अधिवेशन शुरू हुआ, इसका विषय क्या रखा गया मूल रूप से? ये सांगठनिक प्रवास है। हम लोगों का एक कार्य विभाग है विशेष संपर्क, उसके देश भर के लोग 2 दिन यहाँ रहेंगे और मैं जयपुर आया हूँ, इसलिए यहाँ के प्रमुख नागरिकों से मिलना, इसका भी एक कार्यक्रम शाम का है। देश की परिस्थिति, विश्व हिंदू परिषद का काम, आगे आने वाले दिनों की योजनाएं, इन 3 चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर आपने राम मंदिर से जुड़े विषय पर भी यहाँ चर्चा हुई और कई विषयों पर चर्चा हुई। चूँकि अब लोकसभा चुनाव करीब है, उसको लेकर भी चर्चा हुई। राम मंदिर के रास्ते में, राम मंदिर के बारे में हमारा रास्ता स्पष्ट है। हमको लगता है कि कोर्ट्स में देर हो रही है, अब 70 साल होने को जा रहे हैं, इसलिए सरकार कानून बनाए। हमको ये रास्ता उचित लगता है। हमने ये मांग सरकार से रखी भी है। अब चुनाव आए हैं तो थोड़ा इंतजार करेंगे और चुनाव संपन्न होने पर नई सरकार आएगी तो आने पर उसको भी आग्रह करेंगे कि मंदिर के लिए कानून बनाओ, कानून बना करके मंदिर का निर्माण शुरू कराओ। और संघ के सरकार्यवाह ने तो केवल शुरू करने का दिन नहीं, निर्माण पूरा होने का समय भी बताया है। 2025 में जब इलाहाबाद में पूर्ण कुंभ हो रहा होगा, उस समय अयोध्या के मंदिर का निर्माण पूरा होके वहाँ की शिखर ध्वजा का काम होगा। राम जन्मभूमि के लिए न्यास की भूमि न्यास को वापस करें, ऐसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है। कॉमन सिविल कोड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पर बैन लगाया है। कुंभ अच्छे से हुआ है, योग का विश्व में प्रसार हो रहा है, इसलिए मुझे ये प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं कि मोदी जी का काम कैसा रहा है। हिंदुओं के लिए अच्छी सरकार है, ये हमें जरूर लगता है। आगामी चुनाव में मोदी जी फिर से बने? जनता निर्णय करेगी। खास बातचीत की है विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार जी ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से। कैमरा पर्सन जितेश के साथ ऐश्वर्य प्रधान, जयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टिकट चयन के फैसले से पहले ही राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत उफान पर आ गई है। कारण रहा गुटबाजी। चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, अलग अलग गुटों में बटे नेताओं ने अंदरूनी असंतोष को हवा दे दी है। कुछ पार्टी छोड़ चुके हैं तो कुछ तैयारी में है। एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। देवी सिंह भाटी के बीजेपी से इस्तीफे की खबर ने राजस्थान में असंतोष की राजनीति को गर्मा दिया है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से असंतोष और गुटबाजी की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी है। केवल बीकानेर ही नहीं, बीजेपी अन्य लोकसभा क्षेत्रों में भी टिकट चयन से पहले पनपी गुटबाजी से जूझ रही है। बीकानेर की बात करें तो यहां अर्जुन राम मेघवाल के कारण देवी सिंह भाटी बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। अब अन्य नेता पार्टी न छोड़ें, ये मेघवाल के समक्ष चुनौती है। विधानसभा चुनावों के वक्त कृष्णाराम और प्रभुदयाल सारस्वत ने बगावत की थी। बिहारी बिश्नोई, सुमित गोदारा, गोपाल जोशी, महावीर रांका के अलग अलग खेमे हैं। कुछ का झुकाव भाटी के साथ रहा है। भाटी विरोधी कहते हैं उनके कन्हैयालाल झंवर से संबंध रहे। इसी तरह पाली में मौजूदा सांसद पीपी चौधरी के खिलाफ विरोध है। पुष्प जैन के पक्ष में लामबंद गुट विरोध कर रहा है। माधो सिंह दीवान, मदन राठौड़ के अलग अलग कैंप हैं। झुंझुनू में भाजपा अलग अलग धड़ों में बटी है। एक धड़ा संतोष अहलावत के टिकट का विरोध कर रहा है। नरेंद्र मंडावा, दशरथ सिंह के यहाँ अलग अलग गुट हैं। सुभाष पूनिया सांसद विरोधी कैंप में माने जाते हैं। काका सुंदर लाल का भी यहाँ अलग कैंप है। सीकर से हरिराम रिणवा मजबूत दावेदार है। उनके विरोधी धड़े के नेता झावर सिंह खर्रा हैं। यहाँ खर्रा के साथ महेश शर्मा कैंप नजर आ रहा है। सांसद सुमेधानंद सरस्वती का यहाँ अलग कैंप है। अलवर में डॉक्टर जसवंत, रामहित यादव आमने सामने हैं। दोनों ही अलवर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। यदुवंशियों की जंग के कारण अलवर राजनीति का अखाड़ा बन गया है। कोटा में ओम बिरला का एक धड़ा विरोध कर रहा है।
दूसरा धड़ा इज्जेराज सिंह के साथ खड़ा है। प्रहलाद गुंजल और भवानी राजावत के अलग अलग कैंप हैं। चूरू की सियासत दो ध्रुवों में बंटी है। राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह, राहुल कस्वां कैंप आमने सामने है। दौसा में मीणा क्षत्रपों के बीच जंग है। यहाँ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धड़ा मजबूत है। दूसरे धड़े में रामकिशोर मीणा, जसकौर और वीरेंद्र मीणा शुमार है। वहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर में गुटबाजी चरम पर है। यहाँ कनकमल कटारा का परिवार ही कलह से जूझ रहा है। धन सिंह रावत के कारण भी गुटबाजी को हवा मिली है। मानशंकर नीनामा के खिलाफ यहाँ विरोधी लामबंद है। टोंक सवाई माधोपुर में एक धड़ा सांसद सुखवीर जौनपुरिया का विरोध कर रहा है। दूसरा मजबूत धड़ा प्रभुलाल सैनी, अजीत मेहता का है। स्थानीय संगठन में अलग अलग गुट बने हुए हैं। नागौर में सीआर चौधरी और यूनिस खान के धड़े मजबूत हैं। वहीं संघनिष्ठ मोहन राम चौधरी का धड़ा भी मजबूत है। अजमेर में गुटबाजी पुरानी है। बीपी सारस्वत की अगुवाई में नया धड़ा है। देवनानी, बधेल और भागीरथ चौधरी के भी धड़े हैं। ओमकार सिंह लखावत का भी अलग खेमा है। बीजेपी का थिंक टैंक टिकट को लेकर मचे घमासान से चिंतित है। इसके बावजूद उम्मीद जताई जा रही है कि समय रहते गुटबाजी को काबू कर लिया जाएगा। बीजेपी को लेकर लगता है कि नरेंद्र मोदी का नाम ऐसा नाम है जिसे लेकर पार्टी संपूर्ण एक ध्येय के साथ जुटेगी। डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी उन बागियों की वापसी करा सकती है जिन्होंने विधानसभा चुनावों में बगावत की थी। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने 25 की 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। बेनीवाल ने कहा है कि राजस्थान में बीटीपी, बहुजन समाज पार्टी और लेफ्टिस्ट पार्टियों समेत अन्य पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ाया जाएगा। उन्होंने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी से चुनाव लड़ने संबंधित सवाल और कांग्रेस से आशीर्वाद जैसी गपशप वाली चर्चाओं पर भी जवाब दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं हनुमान बेनीवाल, उनसे हम बातचीत करते हैं। ख़ास बात ये कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपने जो घोषणा की है, इसका मकसद क्या है मुख्य रूप से? इस घोषणा का मुख्य मकसद ये है कि लोकसभा के चुनाव आ गए और हमें लड़ना है। चुनाव तो पहले ही तय था कि लोकसभा हम लड़ेंगे, लेकिन अब हम कम्युनिस्ट पार्टी, बीएसपी, बीटीपी, अन्य दलों से हमारी जो बात चली है अभी पहले दौर की, तो बात करके 25 सीटों पर लोकसभा का चुनाव राजस्थान के अंदर लड़ेंगे। आवश्यकता भी है, जब पूरे देश के अंदर ये चुनाव इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि आज देश की सुरक्षा भी खतरे के अंदर है। आज जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर बनी, उन मुद्दों पे ठीक है कोई छोटा मोटा कर लिया होगा, लेकिन आतंकवाद का समूल नाश इस देश के अंदर नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि ऐसे नौजवान जीत के जाएं जो सरकार को मजबूर करें कि पाकिस्तान पे खाली सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान नहीं मानने वाला, पाकिस्तान पर अटैक करें। बाउलपुर का जैश का जो अड्डा है, मुख्य अड्डा, उस पर बमबारी करें, तब हम माने यार। अब आप बताओ, चुनाव के टाइम ऐसी बात करके खाली वोट बटोरना चाहते हो तो वो बातें संभव नहीं है। और कांग्रेस भी सिवाय नरेंद्र मोदी की खिलाफत के कांग्रेस पार्टी ने क्या किया 5 साल के अंदर? कौन सा कांग्रेस का जलवारा देश के अंदर? कौन से बड़े आंदोलन हुए? बड़े आंदोलन तो कर्ज माफी के जो भी हुए वो किसानों के खुद के संगठनों ने किया, या हम लोगों ने किए बड़े आंदोलन। कांग्रेस तो बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर भी नहीं। एक बड़ी बात है, बीटीपी की बात करते हैं तो बीटीपी डूंगरपुर बांसवाड़ा में अपनी गहरी पैठ बना चुकी है। तो दूसरी तरफ बसपा जो है, बसपा ने भी पिछली बार भी अच्छा प्रदर्शन किया और अब की बार भी ठीक प्रदर्शन किया, लेकिन दलित विधायक बसपा से ही नहीं जीता। देखिए, दलित विधायक तो मैं जीता के ले आया ना, 2-3 में से 2 है ना, वो तो हम कर लेंगे मिलकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बैठ के बात करेंगे, 25 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, दोनों पार्टियों को सबक सिखाएंगे राजस्थान के अंदर। आवश्यकता भी है, ये शुरुआत है। उसके बाद पंचायत चुनाव होंगे, पालिकाओं के चुनाव होंगे, इतने में 23 आ जाएगा। 23 में तीसरा मोर्चा राजस्थान की सत्ता पे काबिज होगा, दोनों पार्टियों को कर बिठाएंगे। आपको लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाओं का दौर रहता है। कई बार लोग कहते हैं कि आप कांग्रेस से आपने हाथ मिला लिया है अंदरूनी तौर पर, तो कोई कहता है कि आपकी अमित शाह से भी बात हो चुकी है। इस तरीके की चर्चाएं रहती है, क्या कहेंगे आज? देखिए, अमित शाह के तो आप भी नज़दीक हैं, वसुंधरा जी के थे, तो आपको पता, अगर वहाँ बात होती तो पता लग जाती। मैंने तो आज तक अमित शाह का घर ही नहीं देखा किधर है और किधर इनके बंगले में। तो दिल्ली 5 साल में एक बार गए हूँ, अभी 10 दिन पहले, कोई मेरे किसी व्यक्तिगत काम के लिए। बाकी हम उन नेताओं में से नहीं हैं जो बाहर कुछ करें, अंदर खाने कुछ बात करें। जो होगा उसका ऐलान हो जाएगा उसी वक्त। अभी ऐलान हो गया कि 25 सीटों पर लोकसभा के अंदर हम गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ेंगे, बीएसपी और अन्य दलों के साथ मिलकर। हमारी बात चल रही, मतलब ही नहीं है दोनों से। अभी आपने कोई प्लान किया है खुद ने चुनाव लड़ने का नागौर से या किसी भी सीट को लेकर? क्योंकि युवा है, वो चाहते हैं कि आप भी चुनाव लड़े लोकसभा का। हमें प्लान की जरूरत का, हम तो लड़ के कितनी बार लड़ लिए, तुरंत ही हो जाएगा होना होगा तो कोर कमेटी की कोई बैठक होगी या अन्य पार्टियों के साथ एक संयुक्त बैठक भी? संयुक्त बैठक करके निर्णय कर लेंगे हम। हो सकता है कि हमारी टिकटों की सूची उनसे पहले आ जाए।
इस बार? हनुमान बेनीवाल 25 की 25 सीटों पर महागठबंधन यानी राजस्थान के महागठबंधन की तैयारी हनुमान बेनीवाल कर चुके हैं और वो 25 की 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने बीटीपी, बसपा और अन्य पार्टियों से बातचीत भी शुरू कर दी है। कैमरा पर्सन रामनिवास के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। लोकसभा चुनाव के लिए जंग छिड़ चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी जंग में अपने लक्ष्य को भेदने के लिए अपने योद्धाओं की तलाश में जुटी हुई है। प्रदेश में दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार चयन की कवायद अंतिम दौर में है। इसी कड़ी में रविवार को दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक प्रस्तावित है। बैठक के बाद कुछ प्रत्याशियों के नाम सामने आने की उम्मीद है। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान में 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 29 अप्रैल और दूसरे चरण की वोटिंग 6 मई को होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस सहित सभी दलों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर बैठकों और चर्चाओं का दौर जारी है। प्रदेश में सत्तारूढ़ होने के चलते कांग्रेस को इस बार जहां अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, वहीं भाजपा 2014 के प्रदर्शन को दोहराने के लिए रणनीति बना रही है। इसी के तहत रविवार को दिल्ली में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक प्रस्तावित है। इसमें राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा होगी। बैठक की अध्यक्षता भाजपा अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन लाल सैनी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, वी सतीश और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर शामिल होंगे। 2014 में राजस्थान में सभी 25 सीटें भाजपा ने जीती थी। भाजपा ये प्रदर्शन फिर दोहराना चाहेगी। दिल्ली में होने वाली कोर ग्रुप की बैठक में अमित शाह के साथ राजस्थान का कोर ग्रुप चर्चा करेगा। इसके बाद 18 को चुनाव समिति की बैठक होगी। इसमें राजस्थान के कुछ नाम आने की भी संभावना है। वहीं भाजपा अंदरूनी कलह से जूझ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटी ने शुक्रवार को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भाटी 7 बार विधायक रह चुके हैं और उनकी नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को टिकट नहीं देने की मांग की थी। मेघवाल को टिकट देने का विरोध कर रहे भाटी को लगा कि पार्टी उनका टिकट नहीं काटेगी, तो उन्होंने भाजपा ही छोड़ दी। ऐसे में भाजपा को मिशन 25 के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल सभी की निगाहें रविवार को दिल्ली में प्रस्तावित भाजपा कोर ग्रुप की बैठक पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।